नमस्कार साथियों, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम संविधान का कुछ पार्ट लेकर आए हैं। संविधान का कुछ एक बिंदु पे हम आज चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोग काफ़ी बार इसको पढ़ चुके होंगे, पर संक्षेप में पढ़े होंगे, और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम जो भी काम करें या जो भी बिंदु या जिस भी टॉपिक पे चर्चा करें उसका बेनिफिट प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा ही महत्व है हमारे संविधान में, हमारे भारतीय इतिहास में। ये ना सिर्फ संविधान का पार्ट है बल्कि एक इतिहास का भी पार्ट है, और इन सारी बिंदुओं को हमें जोड़ करके पढ़ना चाहिए, और जोड़ करके पढ़ते भी हैं, ताकि हमें कोई भी एग्ज़ाम में आने वाले जो भी अविलंबित या विलंबित परीक्षाएं हैं, हमें ये मददगार साबित हो। तो चलिए बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया और इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया, और अनुच्छेद 243 से 243(9) के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 19 कार्यकारी विषय वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243G से संबंधित है। इस प्रकार हम इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यवहारिक रूप दे दिया, जिसमें यह भी कहा गया कि ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राजनीति के निदेशक सिद्धांतों का ही एक हिस्सा है। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जैसे अनिवार्य और स्वैच्छिक। अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भाग के स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्वविवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तत्वों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी स्वतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। हमें अब विशेष तौर पे ये जानना चाहिए कि इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। विशेष रूप से हमको इसके स्पेसिफिक चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी होगा। इसमें बहुत सारा छोटा छोटा बिंदु भी आएगा, उस पर हम विस्तार से बातें करेंगे। जैसे ग्राम सभा, यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं।
अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। त्रिस्तरीय प्रणाली। इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत। अतः यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को माध्यमिक स्तर पर पंचायतें को गठन न करने की छूट देता है। सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होता है, इस पे हम बातें करेंगे। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा। किसी पंचायत के अध्यक्ष या चेयरपर्सन अथवा पंचायत के अन्य सदस्यों जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित हुए हैं को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा। सीटों का आरक्षण किस प्रकार होगा, हम किस प्रकार उसका बंटवारा कर सकते हैं, किस कम्युनिटी के लोगों को कितना दे सकते हैं, किस आधार पे दे सकते हैं, इस पे हम बातें करेंगे। तो यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों पर, आपको याद रखना है कि ये 3 स्तर पर ही कार्य करेगा और सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। हम अगर ये बात करें कि राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या, जिसमें वह संख्या भी शामिल है जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, 1/3 से कम ना हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा। इस अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण तथा अध्यक्ष के कार्यालय का आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्धारित समापन अवधि, जो कि वर्तमान में 2020 तक 70 वर्ष है, बीत चुकने के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा। यह भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उक्त प्रावधान अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होता। ऐसा इस कारण है कि यह राज्य पूरी तरह मूल निवासी जनजातियों से आबाद है और यहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। यह प्रावधान बाद में 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। अब पंचायतों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, कितने वर्षों पर ये कार्य करती है, तो यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित करता है। तथापि समय पूरा होने से पूर्व भी उसे विघटित किया जा सकता है। इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर होगा।